बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ ऑफ द वीक के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे दो हमारे ऐसे मेहमान जो कि हमारे गेस्ट हैं मैनचेस्टर में, लेकिन ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ख़ास तौर पर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम यूके में, यूरोप में और मिडल ईस्ट में देख रहे हैं, उनके लिए इस प्रोग्राम में बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी। अक्सर मेरे प्रोग्राम में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके बहुत से मसाइल की बात होती है, उनके बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला उनकी जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा और उसके अलावा राइट ऑफ वोट की अक्सर हमने बात की है। फिर इस्लामाबाद, कराची या लाहौर एयरपोर्ट से उतरते ही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत से इश्यूज़ से निपटने के लिए एक इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है जिसको कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कहते हैं। और आज मेरे प्रोग्राम में जो दो मेहमान मौजूद हैं वो दोनों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से उनसे बात करने का मौका मिलेगा। मेरे आज के प्रोग्राम के पहले मौजूद मेहमान पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब हैं जो कि मिनिस्टर हैं फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं उनको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। और बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनके साथ मेरे प्रोग्राम के जो दूसरे मेहमान हैं, डीएम की स्क्रीन पर मेरे बहुत से प्रोग्राम में वो पहले भी आप उनको देख चुके हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, और जो कि चेयरपर्सन है ओपीएफ के, उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम समीना। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपका तो आपसे जिक्र करूँगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास अब चल के आए हैं और आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं आपको देख के बहुत खुश भी होंगे क्योंकि उनकी बहुत से मसाइल या मुश्किलात जो हैं वो आम तौर पर एज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होती हैं। हाउ डू यू फील? और ये जो आपका दौरा है ये किसी खास मकसद के लिए या सिर्फ इंटरेक्शन के लिए विद ओवरसीज़ पाकिस्तानी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनको ये महसूस करवाने के लिए कि उनको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और तवज्जो भी देना चाहते हैं, तो जिसकी मिसाल आप ख़ुद देख लें कि बरतानिया से ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके सरवर साहब थे, वो गवर्नर बने। ऐसे ही बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, ये भी बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चेयरमैन बने अपना गवर्निंग बॉडी का ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में। तो ये समझे, यूँ समझे कि ये इनके अंदर से ही आवाज़ निकलेगी और इन सब के साथ हमारी अब जो मुलाकातें हो रही हैं तो इनके मसले मसाइल हम खुद देख रहे हैं, फ़र्स्ट हैंड इनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग बिरादरियों के दोस्त हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और इनके मसले मसाइल जितने भी हैं उनको जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग प्लान करेंगे इंशाल्लाह। मसले मसाइल तो जो होंगे मैं ख्याल में आप अब आपको आहिस्ता आहिस्ता लोग अब खुद भी उनको मौका मिलेगा आपसे बात करने का, तो अपने मसाइल बताएंगे। मेन जो प्रॉब्लम है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, एक तो वोट की राइट के लिए बहुत ज़्यादा शोर और इन्होंने आवाज़ उठाई, जो कभी लगता है सुनी गई, कभी लगता है कि शायद नहीं सुनी जा रही। क्या इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी है आपकी मिनिस्ट्री की या उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है? नहीं, इसमें एक अर्ज़ सुने, देखें जो नादरा है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होती है आईडीज़ की, पहले तो वो एक मसला है। उसके बाद कोर्ट के अंदर लोग चले गए कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट मिलना चाहिए। तो अब जब ये ड्यूल नेशनल वालों की राइट की जब बात आती है तो आप देखें उनको लड़ने के लिए भी उनको इजाज़त नहीं है। जो कॉन्टेस्ट करके आए थे और बाद में पता चला उनको डी-सीट करना पड़ा। तो ये अब 18 के इलेक्शन 2018 में नहीं हो सकेगा, पर उसके आगे जाके उम्मीद है कि कोर्ट से ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और जो ड्यूल नेशनल वाले उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा इलेक्शन में। यानी मजीद 5 साल इंतजार इंशाल्लाह उम्मीद है। अमजद मलिक साहब, इतना इंतज़ार का तो हमने नहीं सोचा था। अब जैसे कह रहे हैं कि 2018 में भी शायद मौका ना मिले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। बहुत शुक्रिया समीना खान। मैं समझता हूँ इट इज़ अ हिस्टोरिक इवेंट कि आज मैनचेस्टर में हमने पीर साहब को वेलकम किया है। आई थिंक मुझे भी 24 साल रहते हो गए हैं यहाँ, तो मेरे ख़्याल में ये उस शहद की निशानदेही करता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है ही पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। वो उनको रोमिंग एम्बेसडर्स करदाते हैं, उनमें से लोगों को लिया है ताकि एक लाइव फीडबैक मिले। अपने ख़ास अपने कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा है ताकि वो बिल मुशाफा लोगों से मिले। हमारे साथ एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं यहाँ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और ये यहाँ से नहीं है, ये गल्फ़ की है, सऊदी अरब की है। पीर साहब भी दमाम होके पूरा सऊदी अरब कैंपों का दौरा करके आए हैं। यूरोप में हमने ये एक्सरसाइज की है, अब यूके के 5 मिशंस में जा रहे हैं। तो ये इसको आपको एक अच्छा आगाज़
इसको समझना चाहिए। ये आगाज़ विल ट्रिगर अच्छी रिपोर्ट्स, आपकी गुजारिशात, आपकी सिफारिशात, उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स बनेंगी उसके ऊपर फ्यूचर पॉलिसी, फ्यूचर लेजिस्लेशन होगी। तो जैसे पीर साहब ने कहा है कि कुछ चीज़ें अगर डिले भी होंगी तो अगले टेन्योर में उन चीज़ों के ऊपर जामे जो है काम हो जाएगा। वादा शायद वो इसलिए नहीं कर रहे कि कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब का मेरे में ये वादा था ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ कि अगले इलेक्शन तक वो उनको वोट का राइट दे देंगे। राइट टू वोट तो है नहीं, बट उसका तो फायदा जाके तो नहीं है। एक तो जाके आप राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं पाकिस्तान जाके। प्रॉब्लम यह है कि क्या सफारत खानों के जरिए यहाँ बैठ के, सफारत खानों की बात कर रहे हैं। सफारत खानों के जरिए यहाँ बैठ के उसमें कुछ हिकअप्स है। देयर इज नो कंफ्यूजन और ऑपोजिशन कि आपका राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो इन प्रिंसिपल ऑपोजिशन। प्रॉब्लम सिर्फ लॉजिस्टिक्स के ऊपर है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी आरा ली जा रही है कि क्या ये वायबल है, सेफ है, इसको मैनेजेबल है। तो वो ये देख रहे हैं मेरे ख्याल में। अगर राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू वोट के ऊपर अगर अपोजिशन नहीं है तो जैसे पीर साहब ने कहा है राइट टू रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी मखासमत या अपोजिशन कम होती जाएगी। लेकिन क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस हवाले से असिस्ट नहीं कर सकती जो गवर्नमेंट या सफारत खानों को या इलेक्शन कमीशन को कि हम इसको इस तरीके से पॉसिबल कर सकते हैं ताकि वो जो वादा किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने वो पूरा हो जाए। हम ऑलरेडी वाइज लोगों को वाइजर तो नहीं बना सकते ना। दे नो, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि हक होना चाहिए तो उसके आगे तो मैकेनिज्म ही रह गया ना। और हक के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए। राइट टू वोट इज अ बेसिक राइट, वो मिल जाएगा। सिर्फ लॉजिस्टिक एंड टेक्निकल इश्यूज हैं वो डील हो रहे हैं। जैसे डुअल नेशनलिटी वाला मामला, रिप्रेजेंटेशन वाला मामला, पार्लियामान में सीट वाला मामला, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी, ज़्यादा ब्रॉडर गुफ्तगू होगी। मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें किक स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। CPEC के बाद मामला दूसरी तरफ जब तवज्जो जाएगी तो ये चीज़ें भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। शाह साहब, जैसे आपने पहले फरमाया और आई थिंक वेरी राइटली यू सेड कि अमजद मलिक साहब को जब चेयरपर्सन बनाया गया OPF का तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि जी हम में से एक शख्स है जिसको आपने चुना है और क्योंकि उसको हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारे इश्यूज़ का अंदाज़ा भी है। लेकिन आपको कितना फ़ायदा नज़र आया है अब तक इसका कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी में से एक शख्स को चेयरपर्सन बनाया है? आप समझते हैं कि दैट वाज अ गुड डिसीजन और उससे बहुत से मामला सामने आ रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं? देखें, मेरी अपनी सोच ये है कि एक आदमी अगर इंटरनेशनली अपने आप को ये समझता हो कि मैं बैरिस्टर भी हूँ और प्रोफेशनल भी हूँ, तो मैं समझता हूँ इस मनसब पे आने के बाद जो इधर हमारे पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं उनको भी ये ज़रूर तसल्ली होगी कि उनके लिए फ़ाइट करने के लिए एक बैरिस्टर आदमी है, तो उनके राइट्स के लिए ही तो फाइट करना है ना। तो ही इज़ द राइट पर्सन, ही जस्ट नीड्स टाइम। थोड़ा टाइम दें, ऑटोमेटिकली बॉल जैसे ही रोल करना शुरू होगी आप लोगों को खुद फ़ायदे इसके नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और ये कैपेबल हैं, मैंने इनके साथ काफ़ी मीटिंगें की हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर पोटेंशियल भी है और एक्सपीरियंस भी है। नो, पीपल वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, कोई शक नहीं है। लेकिन आपने जिक्र किया अमजद मलिक साहब जो सऊदी अरब में फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, ये मसला पिछले, और आपने कहा कि शाह साहब भी होके आए और आप भी खुद भी गए थे और महीने हो गए काफ़ी इस इशू को, ये अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया? नहीं, शाह साहब अब MD OPF के साथ गए हैं, मैं एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर डॉक्टर शामी के साथ गया हूँ। हम दोनों ने हमारी रिपोर्ट्स जो हैं OPF के बोर्ड पे भी गई हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी गई हैं। हमने जो सिफारिशात जो भेजी हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, एक्टिवली काम हो रहा है, जिसमें फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व है, दूसरी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक दमाम का मामला है वो ऑलमोस्ट 95% हल हो गया है। वो 3 कंपनियों का इशू, कुछ रोज पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई है इसमें एक साहब ये गुजारिश कर रहे हैं और ये फरियाद कर रहे हैं कि खाने के लिए नहीं हमारे पास, एक कमरे में 10-10 लोग बैठे हैं और सफारत खाने वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। इसमें ये था कि 47 के करीब लिस्ट थी, बट लास्ट वीक ये जब मैंने रिपोर्ट मंगाई थी, क्योंकि ये सेनेट में सवाल भी आया था, तो उस वक्त हमें 22 का फिगर आया था, जिसका उन्होंने कहा कि जी डिपोर्ट सेंटर पे जाएंगे, फिर उधर से डिपोर्ट किए जाएंगे, इनका अकामा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो वो डिपोर्ट भी तो उनको नहीं किया जा रहा? नहीं, वो उधर जाएंगे क्योंकि उससे पहले तकरीबन कुछ फिलिपिनोज थे, वो एक हफ्ता पहले डिपोर्ट सेंटर गए थे
फिर उधर से उनको रुखसत किया था वापस। और जो उनकी शिकायत सफारत खाने से हैं, जो वहाँ पर जो मेन सफारत खाने जो उनके फ़ोन नहीं उठाते, उनको जो खाने की प्रॉब्लम्स हैं, टीवी पे तो मैं खबर मैंने देखी थी कि उनको खाना वाना प्रोवाइड किया, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो आई उसमें उन्होंने कहा जी हमें कोई किसी किस्म की हेल्प, कोई मदद नहीं। हमारे इल्म में कुछ भी आता है तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है CWS का, हम उसमें डालते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। 24 घंटे हेल्पलाइन चल रही है OPF के ऊपर, 111040040 शिकायत दर्ज करवाएं। OPF का प्रॉपर जो ऑफिस है, कंप्लेंट ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम 24 घंटे चल रहा है। CWS 4 CWS हैं सऊदी अरब में, वो भी देख रहे हैं। अब देखें 300 लोग हफ्ते में डिपोर्ट होते हैं, वहाँ लॉज डिफरेंट है। यहाँ आप सफारत खाने जाएं, ओवरस्टे रहें, ट्रैवल डॉक्यूमेंट लें, जहाज़ की टिकट लें, चढ़ जाएं। वहाँ मुश्किल काम है, वहाँ कफ़ील इजाज़त देता है। आप डिटेंशन सेंटर में उतनी देर तक रहते हैं जब तक वो कफ़ील अग्री ना करे, फिर मिनिस्ट्री अग्री ना करे, फिर आपके लायब जो जुर्माना है वो ना अदा हो। हमने अपनी रिपोर्ट में जो गुजारिशात की हैं उसमें लीगल काउंसलर मुकर्रर करना है, अताशीज जो हैं वो वहाँ की ज़बान जानते हों, और बिल्कुल इंतहा गौर के साथ 20-25 गुजारिशात डॉक्टर शामी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में चेंजेस आएंगे। हम OPEC बना रहे हैं, ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल, उसमें मेजर 40 to 50% लोग गल्फ से ले रहे हैं, कुछ 60 के करीब लोग गल्फ से ले रहे हैं, ताकि अगर कहीं इस तरह की आप समझते हैं कि कोई चीज़ रह जाती है या सोशल मीडिया में आप कोई चीज़ पिक करते हैं तो कम से कम 60 लोग हों वहाँ जिनकी किसी की नज़र से भी गुजरे तो वो रिपोर्ट करे। CWO को रिपोर्ट ना करे तो OPF को रिपोर्ट करे, मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करे, ताकि कोई ना कोई आदमी CG, कोई लोकल काउंसिल जनरल इसके ऊपर नोटिस ले। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अगर सिफ्ट थ्रू होना शुरू हो जाएंगी तो ये नेट जो है आपको एक बेटर ग्लोबल विलेज में एक बेटर ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा कि लोग इस चीज़ को, इस आवाज़ को मौसर अंदाज में उठा सकें। और हमें मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा मुकम्मल तावन हासिल है। आपने पूछा था कि क्या इसका फ़ायदा हुआ, यही इसका फ़ायदा हुआ है कि अगर ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खुद बनफ्स नफीस यहाँ आए हैं और लोगों से इंटरेक्ट। नहीं, मैंने ये सवाल इनसे इसलिए भी किया था सबसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल जो हैं पाकिस्तान में बैठने वाले जो भी साहब होंगे उनके लिए मुश्किल है उन रीच आउट करना, उन तक पहुंचना। और ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कि आपने किसी ऐसे शख्स पर भरोसा किया है जो उनमें रहता है और उसको पता है। सो दैट वाज अ गुड कदम था और मेरे ख्याल में इसको आगे कंटिन्यू भी करना चाहिए। लेकिन शाह साहब आप अब मिलेंगे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जो लोग हैं यहाँ पर मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। पाकिस्तान में भी पीछे फैमिली है जिसको पाल रहे हैं, और उसके बावजूद जब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनकी जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है टेंशन्स का जो उनको, और अमजद मलिक साहब से हमने बहुत दफ़ा खैर इस पर बात भी की हुई है प्रोग्राम में। वो मसाइल, वो परेशानियाँ क्या आप समझते हैं कि OPF के बाद या जो मज़ीद अब आपने इन्हांस किया अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्या ये लोग अब उन प्रॉब्लम से बच पाएंगे जो इनको वहाँ जाके पेश आती हैं, जिस तरीके से इन लोगों को लूटा जाता है? असल चीज़ पे अगर हम आए तो साथ हमारे स्टेशन है एयरपोर्ट मेन, उन पे डेस्क हम लोगों ने लगा दिया, उस पे इनको सर्विस के लिए ही रखा है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए OPF का डेस्क है, उधर इनके फैसिलिटेट करने के लिए राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों में ऑफिसर्स रखे हुए हैं 16 ग्रेड के, वो उधर इनके असिस्टेंस के लिए होते हैं। तो मैं समझता हूँ अब जब भी कोई आएंगे, आप भी आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि उधर आपके डेस्क हैं OPF के, और कोई किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए होगी तो वो उधर हमेशा सर्विस करने के लिए तैयार है। और अगर वो सर्विस ना दे तो उनकी शिकायत बिल्कुल करें आप शिकायत, आपके वेबसाइट बनी हुई है, कंप्लेन ऑनलाइन कंप्लेन है आपकी 24 आवर्स आपके है अवेलेबल, आदमी उस पर 7 days a week वो रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली। तो आप ये देखें इस दफ़ा जब आप आए तो आप खुद महसूस करेंगे फ़र्क है। चलें, अब ये तो मेरे ख्याल में हमारे जो लोग जो ट्रैवलर्स हैं जाते हैं अपने छुट्टियों में, वो मुझे बता देंगे फीडबैक कि क्या है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, सो पता चल जाएगा। अब मलिक साहब, ये जो जिस आपने एडवाइजरी कमेटी का जिक्र किया, इसके बनाने का मकसद क्या है और इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ लोगों को पूरी दुनिया से चुना है पहली दफ़ा कि उस बोर्ड में नुमाइंदगी करें जी। हमने उसको अपने तक महदूद नहीं रखा, हमने मिनिस्ट्री के तावन से हमने उसको बढ़ा के उन 5 लोगों से आगे 50 और 100 में तब्दील किया है। सो OPEC जो है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एडवाइजरी काउंसिल, उन नुमाइंदा अफराद पे मुश्तमिल होगी जो डिफरेंट ममालिक में अच्छा काम कर रहे हैं, रोल मॉडल है।
वो अपने अपनी कम्युनिटी की बेहतर फीडबैक दे सकेंगे, उनके इश्यूज को बेहतर उठा सकेंगे। हर दफा बोर्ड या मिनिस्टर साहब हर महीने तो नहीं आ सकेंगे, पर वो लोग वहां मौजूद होंगे, वो अपने सफारत खाने CWA के साथ उस मामले को कंटिन्यूसली उठाते रहेंगे, हमें लाइव फीडबैक मिलता रहेगा और हम उसको उठाते रहेंगे। और हर बोर्ड जो 3 महीने के बाद मिलता है वो एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका होगा उस ओपेक के साथ जब हम बैठा करेंगे, तो हमें एक लाइव फीडबैक होगा पूरी दुनिया से कि लोग क्या सोच रहे हैं, इस 3 माह में लोगों के क्या बड़े इश्यूज हैं, और उनके ऊपर बोर्ड के ऊपर उसके ऊपर मशावरत होगी, फैसले होंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक खुशाइंद बात होगी और उसमें तमाम बड़े ममालिक से चीदा लोगों को लिया जाएगा, जिसमें सफारत खाना इन्वॉल्व है, नाम शिफ्ट कर रहे हैं, बोर्ड की कमेटी बैठी है, फिर बोर्ड उसको मंजूर करेगा और हम कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छे रोल मॉडल ओवरसीज के लिए काम करने वाले लोगों को लाया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद लोग ये काम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर नए लोगों को लाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता इसको शिफ्ट किया जाए। और मेरे ख्याल में ये एक्सरसाइज जो है हम इस साल के एंड में एक कन्वेंशन मुकर्रर कर रहे हैं जिसमें वजीर आजम साहब उसकी क़यादत करेंगे। तो उस ये 20 साल बाद एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, तो उसमें जो गुजारिशात पेश होंगी तो ओपेक, CWAs, सफारत खाने और ये जो उन लोगों से अब मिल रहे हैं, ये जो हमें फीडबैक आएगा उसकी बेसिस के ऊपर, फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट्स के ऊपर, वहाँ वो जो गुजारिशात मंजूर की जाएंगी वो एक किस्म का लाइव फीडबैक के ऊपर हम ये वो पॉलिसी चेंजेस जो है वो प्रपोज करेंगे। राइट। अच्छा शाह साहब, ये तो एक इशू हमने डिस्कस किया जो राइट ऑफ वोट का था और लोगों के मसाइल एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों की जब वो जाते हैं। सबसे बड़ा इशू जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, और अक्सर मेरे प्रोग्राम में लोग ये गिला शिकवा भी करते हैं कि जी आप लोग हमें कहते हैं और पाकिस्तान के सियासतदान हमें कहते हैं कि आप अपने मुल्क में आए, इन्वेस्ट करें और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाएं। हम जब जाके वहाँ प्रॉपर्टी बनाते हैं, वापस आते हैं तो हमारी जगह पे किसी ने कब्जा किया होता है। अब उसके लिए हमारी एक जनरेशन तो गुजर गई चक्कर काट काट के अदालतों के, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये इश्यूज लोगों के बहुत संगीन हैं, बड़े पेचीदा हैं, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या कर सकते हैं? ये दुरुस्त है आपकी जो कंप्लेन है, इससे हम लोगों ने कोशिश की है कि किसी भी तरीके से एक OPF जो है वो लीगल एक असिस्टेंस के लिए लॉयर्स का एक पूरा ग्रुप सेट करे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी जगहों पे भी, जहाँ पे भी पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो भी OPF जो है वो वकील का एक पैनल बनाए और एक अच्छे, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, वो अब खुद फॉलो करेंगे कि अच्छा वकील हो तो एटलीस्ट रिजल्ट्स मिले। तो ये एक नया हम सोच के ला रहे हैं और ये विजन हमारा बैरिस्टर साहब के साथ हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जब तक अपना लॉयर का फोरम नहीं सेट करेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनको असिस्ट करने के लिए इससे अच्छी और कोई भी मैं समझता हूँ तजवीज़ नहीं है। एटलीस्ट दे विल हैव बेटर लॉयर्स और फाइनेंस जो है वो OPF करेगा उनको। अच्छा, फाइनेंस OPF की तरफ से। जी हाँ, मैंने अभी रिसेंटली, मैं जिक्र भी करती प्रोग्राम से पहले, मुझे इस दफ़ा मौका मिला और अब्दुल मलिक साहब की वसातत से मैंने जो ओवरसीज़ OPF का जो ऑफिस है आपके इस्लामाबाद में, वहाँ गई और वहाँ वो जब उन्होंने बताया मुझे OPF की आवाज़, तो एक पॉइंट जो कभी किसी ने मेंशन नहीं किया था, जो उन्होंने मुझे बताया कि जी ओवरसीज़ में जितने कोई भी पाकिस्तानी नेशनल अगर है, चाहे वो डुअल नेशनल है और उसकी डेथ हो जाती है, तो OPF उनको एक कुछ रकम देता है जो हर शख्स को, चाहे आप किसी भी हादसे में आपकी मौत हुई है या तभी मौत हुई है। ये एक ऐसी बात है कि जो ना कभी किसी कॉन्सुलेट की तरफ से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, ना OPF की तरफ से कभी इन्फॉर्मेशन दी गई। ये इन्फॉर्मेशन जो हमें वहाँ मिली, या शायद मैंने पहली दफ़ा सुनी, लेकिन मैंने यहाँ किसी और से सुना नहीं था। ऐसा क्यों है? ये इन्फॉर्मेशन क्यों लोगों को नहीं है? क्यों आज तक OPF नाकाम रही है अपने जो बेसिक जो वजह जिसके लिए इसको बनाया गया, ये लोगों को क्या आप बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँचे? ये मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें एडवर्टाइजमेंट एक होनी चाहिए तरीके से, क्योंकि जब ये OPF के अंदर एक कोई भी एम्प्लॉय रजिस्टर होता है उसको एक पॉम्फलेट मिलना चाहिए कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी अपना मैरिज ग्रांट अगर बच्ची के लिए देनी हो वो क्या उसको मिल सकती है, और अगर डेथ के कॉज में अगर कुछ हो जाए तो क्या पीछे फैमिली को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट जब ज़लज़ला आया था उसमें काफ़ी फैमिलीज़ थी इस तरफ बलूचिस्तान की तरफ जिनको 2.5 लाख रुपया पर हेड दिया गया था, वो अब नए बोर्ड ने आके 5-5 लाख कर दिया इन केस ऑफ डेथ एक्सीडेंटल।
तो ये 4 लाख के करीब इन्होंने फाइनल किया, मगर 5 की तजवीज़ थी, मगर 4 लाख अप्रूव किया है। तो अब नेक्स्ट जब भी कोई ओवरसीज ऐसा हुआ केस तो उसको, उसकी फैमिली को 4 लाख रुपए मिलेंगे डेथ के केस में। और ये एक ऐसा पॉइंट था जिस पे मुझे इसलिए दिली तौर पे खुशी हुई कि दुनिया के बहुत बड़े जो एडवांस जो जिनको हम कहते हैं ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी मेरे ख्याल में इस किस्म के इंसेंटिव्स अपने शहरियों के लिए नहीं देते, जो एक OPF की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें, ये बातें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी। जी मैडम, ये इस बोर्ड ने आके वो 2.5 लाख थी पहले रकम कंपनसेशन, उसको 4 किया है, डिसेबिलिटी की सूरत में 3 लाख किया है, और ये पहली दफा है कि हम 1 अरब का टारगेट हिट कर रहे हैं, यानी इस साल लोगों को में 1 अरब रुपए तकसीम किया है। और तीसरी जो बात है, डेड बॉडी का पूरा OPF जो है घर तक पहुंचाता है अगर डेड बॉडी, और क्योंकि ज्यादा लोग गल्फ से आते हैं, क्योंकि गल्फ के लोग जो है वो परमानेंट सेटल नहीं है वहाँ, उनका आबाई घर पीछे ही रहता है, तो उनकी बॉडीज जो है 20 या 30 के करीब हर महीने आती हैं, तो वो उनको घर तक पहुंचा के आते हैं एम्बुलेंस के जरिए। और हम, मेरा ख्याल में इसको ओवरसीज का जो फैसिलिटेशन डेस्क है एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी मैन कर रहा है। हमने एक ग्रुप तश्कील दिया हुआ है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, पीछे एक असिस्टेंट डायरेक्टर डील कर रहा है, CWA के साथ हम राब्ते में रहते हैं। यहाँ क्योंकि लोग सेटल्ड हैं, नेशनल हैं, इसलिए यहाँ कॉम्पनसेशन और डेड बॉडीज की इंफॉर्मेशन कम आती है वेबसाइट पे मौजूद है। तो लोग, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर वो जो वर्कर्स मुल्क से बाहर जाते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उनके लिए वो बहुत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने जाना होता है, उनके बच्चे पीछे हैं, उनके घर पीछे हैं, उनकी बच्चों ने तालीम का मसले हैं, तो इस वजह से वो इंफॉर्मेशन उनको ज़्यादा मिलती है। इधर UK, अमेरिका, यूरोप वाले लोगों को कम मिलती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट को रीवैम्प कर रहे हैं ताकि आप लोग भी, और OPEC में जो आपके लोग आएंगे, तो ये 30-40 लोग आपके आने से इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप लोग इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे। और जो सफारत खाने हैं, जो CWA, जो नए CWA इस जहत और ब्रीफिंग के साथ आए हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को फैलाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये डबल होगा। क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे लोग, आपने गल्फ़ की बात की और बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया, UK और यूरोप में लोग थोड़े से खुशहाल हैं, गल्फ़ में जो जाते हैं ओबियसली वो लेबर के बेचारे, उनका काम बहुत सख्त, और वो अरब रुपए में ज़्यादातर उन्हीं को दिए गए होंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे लोग, मेरा ही ज़ाती ख्याल है कि इसमें OPF की भी गलती है कि वो अपनी बात को नहीं पहुँचा सके, इसमें हमारे कौंसलर्स की भी गलती है, वो भी अपने लोगों को ये बात नहीं बता सके कि आपको क्या क्या बेनिफिट आपके मुल्क की तरफ से मिल सकता है। तो क्या अब इन पॉइंट्स पे आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे? हम जा ही लोगों के पास इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज, सर्विसेज की बेहतरी और इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी ऑफ स्किल। आई थिंक ब्रोशर्स तो आपने कुछ करवाए हैं, कुछ नए, बिल्कुल ये कर ही रही है हमने, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसमें, बाकी सब ठीक है। बुकलेट्स का इजरा किया है, वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो क्वेश्चनर है कि आप बताएं रीवैम्प कैसे करना है। स्पेलिंग एरर तो हो सकते ना, ये हमारी मादरी जबान तो नहीं है ना अंग्रेजी, बाकी चीज़ें चलती रहती है। मेरे ख्याल में जिस तरह की जहत हम ले रहे हैं, जिस तरह के हमारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं एक्टिवली हम जा रहे हैं, जिस तरह का मिनिस्ट्री का इंटरेक्शन है या रिस्पांस है, मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरह का ताउन हमें सफारत खाने दे रहे हैं और आपके सामने है, आपने खुद आज खुली कचहरी देखी है, तो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं और आप अपने आप को सामने पेश कर रहे हैं। जहाँ गलतियाँ हैं, OPF इज़ नॉट अ स्टेट एजेंसी, हम मानते हैं, रियल एस्टेट इज़ नॉट आवर जॉब। हम जो कॉलोनियों में या इसमें कोई जो हम नहीं पूरी कर सके, हमने हाथ खड़े किए और बताया है कि भाई ये काम नहीं कर सके क्योंकि ये हमारा रिमेट ही नहीं था, ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। लेकिन जहाँ हम कर सकते, जैसे फॉरेन स्कूल हैं, हमारे 5000 बच्चे दुबई में स्कूल नहीं जाते, वो हमारा है फ़र्ज़, हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। जैसे लीगल काउंसलर मुकर्रर होने चाहिए, पीर साहब ने कहा है, हम प्रो बोनो पैनल्स कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर UK, अमेरिका और गल्फ में अरबी जानने वाले, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जानने वाले प्रो बोनो लॉयर पैनल बनाएं ताकि लोगों की मदद हो सके। हम प्रोटेक्टरेट स्टैंप का सारा महकमा रीवैम्प कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। जो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस है उसको रीवैम्प कर रहे हैं कि पहले 3 साल के बाद को पूछता ही नहीं था, हम रिन्यूअल का प्रोसेस लेके आ रहे हैं कि बंदा इंश्योर्ड रहे, उसकी लाइफ इंश्योरेंस इंटैक्ट रहे जब तक वो मुल्क बाहर काम कर रहा है। फैसिलिटेशन डेस्क काम कर रहे हैं, OPC आज़ाद कश्मीर बना रहे हैं, दूसरे सूबों में बना रहे हैं, पोर्टल्स बना रहे हैं ताकि यूनिफॉर्म्ड हो, पूरी मुल्क में एक ही कंप्लेंट सिस्टम चले, आपकी कंप्लेंट एक जगह डालें, हर जगह चली जाए। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसका काफ़ी उनका कीन इंटरेस्ट है और गाए बगाए आपको पॉलिसी बयानात भी मिल जाते हैं।
पीर साहब जो है वो मेरी हमेशा उनके साथ मुलाकात रहती है, ये पूरी रिपोर्ट लेते हैं, मेरे साथ पूरा तावन करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। मैं नेशनल असम्बली की सेनेट कमेटी गया हूँ, सेनेट की कमेटी में गया हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में, दोनों जगह। एक पे मेरे साथ गए हैं, एक पे मुझे गाइड किया है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या इसका हल होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड कॉपरेशन है जो ओवरसीज़ के बेहतरी के लिए हो रहा है, और इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिसी शिफ्ट होगी और हम इसको रियल एस्टेट या लोकल स्कूल चलाने की बजाय दुनिया में ले जाएंगे। दुनिया में लेके। अच्छा, ये बात तो हो गई जो ओवरसीज पाकिस्तानी को थोड़ी बहुत शिकायत हैं। शाह साहब, आपसे मैं पूछूं कि आपको ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आपकी एक एज अ पाकिस्तानी जो आप समझते हैं कि इनको बिहेव किस तरीके से करना चाहिए? देखें, जिस जगह का जो कानून होता है उसके मुताबिक बिहेव करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क में जाता है एज अ लेबर जाता है तो वो उधर के कवानीन को अवॉइड करना चाहिए। अगर बरतानिया या अमेरिका में जाता है तो उस कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों के अंदर, आप खुद देखें, हिम्मत भी है और ईमान भी है इनके अंदर, और खुदा का खौफ भी है, और हिम्मत वाले के साथ साथ मैं कहता हूँ मेहनत कश भी हैं। और इस वक्त हमारे गल्फ़ के अंदर जितने पठानों की डिमांड है एज लेबर, मैं नहीं समझता किसी और रीजन की या किसी और कास्ट की ज़रूरत है किसी इतने मेहनत कश के हिसाब से। तो है अभी भी डिमांड हम लोगों की उस तरफ, और मैं यही कहूँगा कि हम लोगों की उम्मीद यही है, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं और पाकिस्तान का नाम इन्हीं ने आगे लेके चलना है, और अगर ये बिहेव करेंगे तो पाकिस्तान की इसमें इज़्ज़त और वक़ार का सवाल है। और हमारी तो ख्वाहिश हो कि ये इज़्ज़त वक़ार के साथ खुद भी रहे और अपने मुल्क का भी वक़ार बुलंद रखें। एक सजेशन जो मैं मेरी तरफ से होगी, बाकी आप लोगों की का है, आप कैसे इसको कहते हैं, कि आप यहाँ का जो बच्चे जो ज़ाहिर ब्रिटिश नेशनल है लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, अगर आप जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जब उनके पास टाइम होता है, आप अगर उनको इनकरेज करें कि वो महीने के लिए या उनको कुछ ऐसी फैसिलिटेट करें आपके महीने 2 महीने के लिए अपने मुल्क में आके जो भी उन्होंने एजुकेशन ली है उस हवाले से आपको थोड़ा सा उसमें आके हेल्प करें, तो आई थिंक ये एक बड़े अच्छे तरीके से वो आप लोगों को आपका कोई भी सिस्टम डेवलप करने में आपकी हेल्पफुल हो सकता है। बैरिस्टर अमजद साहब जो हैं चेयरमैन OPF, इन्हों के साथ आज ही बात हुई। इन्होंने ये तय किया हुआ है कि एवरी जो हॉलीडे होते हैं समर, उसमें 20 डेज़ के लिए या 40 डेज़ के 2 बैचेस में इधर से ले जाएंगे बच्चों को। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है और जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, इंक्लूडिंग कायद-ए-आज़म की मज़ार, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर जगह पे ले जाके उनको सीनरीज भी दिखाएंगे, कश्मीर भी ले जाएंगे, सारा कुछ करके दिखाएंगे कि ये हमारे ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, कि वो पाकिस्तान के साथ अपना जो एक कनेक्शन है उनको वापस एक कनेक्टिविटी वाला अपने मुल्क से कनेक्ट। लेकिन जो मेरी सजेशन थी उस हवाले से थी, OPC जब बनाया था तो उसके कानून में हमने जगह रखी थी कि एक फैसिलिटेशन ऑफिसर होगा सूबे में, जो आप लोग जो मुल्क से बाहर जाके ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस या काम करना चाहते हैं वो फैसिलिटेट करेगा उस डिस्ट्रिक्ट में। जैसे बहुत सारे डेंटिस्ट और डॉक्टर ट्रेनिंग काम करना चाहते हैं। अभी भी OPF में भी हमारा वेलफेयर विंग है। आप अगर कोई डेलीगेशन या कोई इंडिविजुअल वहाँ जाके वर्क एक्सपीरियंस करना चाहता है तो हमारा वेलफेयर विंग, हमारा वेलफेयर ऑफिसर बिल्कुल मदद करेगा। आप लोकल CWA को दें अपनी CV, दरख्वास्त दें कि हम पाकिस्तान में वर्क एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वी विल फैसिलिटेट इट एज अ पॉलिसी। विल मेक अ पॉलिसी कि आप छुट्टियों में काम कर सके, एंड बट ऑल्सो इंडिविजुअली विल अकोमोडेट, और उनको बाकायदा साइन पोस्ट भी करके देंगे कि अगर आपने लोकल किसी आउटलेट पे काम करना है, प्रोफेशनल के साथ काम करना है, ताकि उसको वहाँ फैसिलिटेशन हो सके। लेकिन ये दे कैन हेल्प यू इन, वहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर कोई प्रोग्राम बनाने आपकी हेल्प कर सकेंगे, रिसर्च में जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दे कैन हेल्प यू, और ये से बड़ा बेनिफिट होगा। अगर वो सफारत खाने के जरिए जाएंगे तो एक उनकी सेंसिटाइज्ड हो जाएगी इंफॉर्मेशन, एक तो फिर कोई नज़र भी रखेगा, किसी डाटा में आ जाएंगे, दूसरा फिर एक ऑफिशियल हो जाएगा आपका। तो ज़रूर बिल्कुल आप OPF से भी रब्ता करें, लोकल CWA के ज़रिए आप बिल्कुल ऐसे लोगों को हमारी तरफ भेजें। हम मेक श्योर करेंगे कि वो छुट्टियों में वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के महकमों में, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स में वर्क एक्सपीरियंस वॉलंटरी कर सकें। और आप उनको उनका अकोमोडेशन और जो भी है वो जो फैसिलिटेशन हम वहाँ दे सकेंगे,
अगर वो आ जाते हैं वहाँ तो जो ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेशन हम उनको दे सकेंगे तो ज़रूर, बिल्कुल। थोड़ा सा अगर इजाज़त हो आप लोगों की 2-4 सियासी सवालात भी कर ली जाएं आप लोगों से। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं। हम एक अच्छी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज की जो मीटिंग थी उसकी ये खबर ज़रूर मैं आपको दे देता हूँ कि वहाँ कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि जी हम फ्री में उधर आएंगे और आके कैंप चलाएंगे, तो जिसमें बैरिस्टर साहब ने उनको ऑफर की है। ये हमारा मीरपुर का ऑफिस है। मीरपुर का एक हम लोगों का हॉस्पिटल है जो खाली पड़ा है, वो आके आप चलाएं, ऑपरेट करें उसको, और बाकी जो भी उधर कन्वेंस और बाकी चीज़ें आपको चाहिए वो ओपीएफ करके देगा, आप आके सिर्फ ट्रीट कर दें। तो ये एक अच्छी खबर है आज की। ये तो हम, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये दे वेरी ओपन, बड़े दिल के लोग हैं। और आप देखें, आपने देखा होगा कि मुल्क से दूर बैठ के इनको मुल्क की बड़ी फिक्र होती है। अब हम देखते हैं ना कि कितने डॉक्टर्स आते हैं। नहीं, मैंने देखा अर्थक्वेक जब आया था तो यहाँ से बहुत से लोग अपने टिकट पे, अपने खर्चे पे गए और उन्होंने 1.5-2 महीने वहाँ पे आई कैंप्स, ओपन आर्म्स, हमने ओपन आर्म्स से उनको वेलकम किया है। और हमने बताया भी है कि आउटलेट है आपके 9 लाख 8 लाख कश्मीरी हैं यहाँ। मीरपुर में हमारे पास हॉस्पिटल है, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज है नज़दीकी, वहाँ पे अगर आप अपना एक सेटअप बनाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को ट्रीट करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देंगे आप, शायद कोई आदमी बड़ी बीमारी से बच जाए, शायद मरीज आप 1 महीने में एक भी सेव करें तो शायद लॉन्ग टर्म इलनेस से कोई बच जाए। तो ये है कार खैर जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो मिलियंस ऑफ पाउंड यहाँ कमा रहे हैं, अगर वो वॉलंटरी कुछ टाइम अपनी कम्युनिटी को देंगे तो ये उनके बेनिफिट और मफाद में होगा। और ये फिर जहद पैदा करेगा लोगों में कि यार अच्छा काम टीचर्स भी कर सकते हैं, वकील भी कर सकते हैं, जैसे पीर साहब ने कहा वकीलों का पैनल बन सकता है, तो इस तरह कुछ लोग शायद वकीलों का पैनल बना के जेलों का दौरा करें, लोगों को फ्री एडवाइस एंड असिस्टेंस दें। प्रोटेक्टरेट के हमारे लोग जो 5 लाख से ज़्यादा मुल्क से बाहर जाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले वकील वॉलंटियर्स हमें मिल जाएं, जो वकील का पैनल वहाँ बन जाए जिसको वो दिखा लें अपना कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के गलत इस्तेमाल से वो मुल्क से बाहर फंस ना जाए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें वॉलंटरी काम हो सकता है। और इंशाअल्लाह ताला हम इनकरेज करेंगे कि मुतलका हमारे CWS के साथ लोग ऐसे ऐसे छोटे पायलट प्रोजेक्ट बनाएं जिससे अपनी कम्युनिटी में खिदमत करें। आप गोरे को देख लें, रिटायर होता है तो वो किसी ना किसी सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के बोर्ड में और गवर्नर्स में यहाँ बैठता है, फ्री वॉलंटरी काम करता है, अपने उम्र का तजर्बा उस ऑर्गेनाइजेशन को देता है ताकि बेहतरी हो सके। हम भी चाहेंगे कि हमारे पार एक्सीलेंस लोग अपने अपने महकमों में, अपने अपने डिसिप्लिन में कंट्रीब्यूशन करें ताकि कम्युनिटी का फ़ायदा हो। जैसा मेरा एक सवाल आपसे है, आपका अपना ताल्लुक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली से है, और अभी रिसेंटली लाल शहबाज कलंदर का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या जिसने मुझे हिला के रख दिया जब ये खबर आई कि इंसानी एज़ा जो थे वो सफाई के दौरान फेंक दिए गए नाले में। यानी इससे बड़ी इंसानियत सोज खबर और इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता कि जब एक इंसान की ये कदर है कि मरने के बाद, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो छोड़ दें, अपने ही मुल्क में इंसान की कदर नहीं है। आपने इस बात को कैसे लिया, और क्या इस पे मैंने कोई शो नहीं सुना, कोई मीडिया पे बहुत एक खबर की सूरत में आया चला गया, अगर यहाँ पे कहीं ऐसा होता तो शायद इस वक्त तक ईमान उठ चुका होता, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं हिला। पाकिस्तान में हुआ ये कि उधर काफ़ी सीनियर लीडर ने ये कहा कि जी ये धमाके से इधर जाके गिरे हैं जो इंसानी अज़ा है, मगर ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादती हुई है। उनका जो भी था एक जगह पे कब्र ज़रूर बना के और उसका अगर करते तरीक़ेकार से तो वो किसी को इतराज़ नहीं होता, मगर ये नोटेड है और लोग वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ को सीरियस भी ले रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत उधर ऐसे है कि लाइल्मी की हालत में चल रही है और हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, उधर ये एक आवाज़ निकल रही है और ये नेगेटिव है। ये आगे थोड़े वक्त में आपको महसूस होगा कि इनके गले पड़ जाएगी ये बात। तो ये बुज़ुर्ग और औलियाओं के जो मज़ारात हैं, इधर इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे इन्होंने ये सारे धमाले और ये सारे किए, और ये सारी चीज़ों में ये शुरू से चलता आ रहा है और गलत जगह पे गलत मौके पे ये ब्लास्ट हुआ, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ, सिक्योरिटी लैप्स है। लेकिन सिंध में ख़ास तौर पर ऊपर तले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसने एक अजीब, पहले तो बच्चे, जो कितनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो फौत हुए और उस पर सिंध हुकूमत खामोश बैठी रही, और फिर ये वाक़या बहुत इंसानियत सोचता है। इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं, इतने इश्यूज़ हैं वहाँ पे, वो लगता है कि
उन इश्यूज का दावा कोई नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ इतनी शोर नहीं मचाती। मेरे ख्याल में वो एक वो जो वो कहते हैं ना मैरिज ऑफ कन्वीनियंस चल रही है। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को खुद मुख्तारी दे दी है, मगर इतनी भी खुद मुख्तारी नहीं हो कि हुकूमत अगर एक्टिव ना हो तो उसको एक्टिव करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को ज़रूर इंटरवीन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त कानून में कोई तब्दीली के लिए हम सोचें कि भाई ऐसे भी आज़ादी ना हो। की तब्दीली मतलब आपकी कि बिल्कुल ही ये जो 18th अमेंडमेंट में खुद मुख्तारी दे दी है कि जी आप खुद जो चाहे करें, 18th अमेंडमेंट में आपको फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगी, चाहे आप गलत हो या सही हो, आप जाने आपका काम जाने। मैंडेट अवाम इसलिए नहीं देती है कि आप उनके हक़ाइक़ की धज्जियाँ उड़ा दें और कोई हुकूमत ना, उनकी चीज़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, और आप ये महसूस करें कि जी आपको फेडरल गवर्नमेंट बीच में ना इंटरफेयर करे, तो वो गलत है। तो इसमें कोई ना कोई कानून को तब्दीली का शेप देना पड़ेगा कि जहाँ ज़रूरत पड़े फेडरल गवर्नमेंट एकदम एक्टिव हो जाए। अब्दुल मलिक साहब, आप मेरे ख्याल में शायद आप लोगों की जाना है, अब जल्दी भी है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है। हमारे लोग जो हैं पॉलिटिकल, हमारे पाकिस्तानी जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि वी आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हमें जो भी इशू हो, जो भी मसला हो, वो बाकी होते हैं, लेकिन हमें जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब खून गरमा देती है हमारा। पनामा केस के हवाले से लोग अब सोच रहे हैं कि क्या फैसला आने वाला है, क्या होगा। आप बताइए कि क्या हो सकता है। फैसला आएगा, लग जाएगा पता सबको। नहीं, वो तो पता लग जाएगा, लेकिन का फैसला है तो वेट कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोग अगर पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो अच्छी बात है। पीर साहब ने आज भी कहा है कि हमें अपने डिफरेंसेस हटा के अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ना चाहिए। हम में पोटेंशियल है कि हम 25 से 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोड्यूस करें। अगर हम अपनी तवज्जो उस तरफ मरकूज़ करें तो हम पार्लियामान में, यहाँ इन अवानों में, स्पेशली यूरोप में ब्रेग्जिट के बाद हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हों। तो अगर ये तवज्जो उस तरफ मरकूज़ करें तो हम आपस में इख्तलाफात ख़त्म करके आपस में से ये तादाद डबल कर सकते हैं अपने मेंबरान पार्लियामेंट की। तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी है इस वक्त कि हम अपनी जो तवज्जो है उस तरफ, उस नुक्ते की तरफ मरकूज़ करें जिससे हमारी नुमाइंदगी पार्लियामान में बेहतर हो। ये बाकी पॉलिटिकल क्वेश्चन या पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहती हैं, और जब इंशाल्लाह ताला फैसला आएगा तो उस दिन आपको पास आके हम डिस्कस भी करेंगे। आज स्पेकुलेशन करना, अब्दुल मलिक साहब को डाइवर्ट करना खूब आता है। आज स्पेकुलेशन करना एक अच्छे दिन और एक अच्छे मौके के ऊपर एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मौजूदगी में मैं इनसे जो नहीं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी सियासी आदमी है ना, तो पॉलिटिकल आदमी है, तो पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकल आदमी नहीं देगा तो कौन देगा। एक लास्ट सवाल का आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो हम पाकिस्तानीज़ हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर पोलिटिकली मोटिवेटेड। हमारे अंदर सियासत है, लेकिन हमें इंटरेस्ट है पाकिस्तान की सियासत से। रहना हमने यहाँ है और शौक़ हमें वहाँ की सियासत का है और इंटरेस्ट भी वहाँ की सियासत का है। क्या कहेंगे आप इन लोगों को, क्या ये ठीक कर रहे हैं अपने? मैं सिर्फ ये एडवाइस करूँगा कि वो अगर इधर अपनी सियासत, अगर उनको शौक़ है तो इधर कर लें, क्योंकि उधर हम लोग ही काफ़ी हैं। हम लोगों को उधर करने दें, खुद वो इधर ही कर लें तो बेहतर है। यानी अच्छा, आपको डर तो नहीं उनका कि ये उधर चला जाएंगे, हमारी जगह ले लेंगे? ये वो वजह है किसी और वजह से? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ इधर अगर वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेंगे तो उससे पाकिस्तान को ही बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब आपका, आप तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके भी। अब्दुल मलिक साहब वंस अगेन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप हम में से हैं और आप हमें रिजल्ट्स अचीव करके देंगे तो हम आपको सर पे बिठाएंगे, नहीं तो हमने तो अकाउंटेबिलिटी से हमने तो शुरू अकाउंटेबिलिटी से किया है, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारी हाई होप्स हैं आप लोगों से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत से सवाल जो आपके बिहाफ पे मैंने दोनों मेहमानों से पूछे। एक पॉइंट मैं ज़रूर मेंशन करूंगी कि इनके तो बहुत से फ़राइज़ हैं जो इन्होंने करने हैं और हम इनको पूछ भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, लेकिन बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा क्या फ़र्ज़ है। जैसे मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर हम यूके में हैं, यूरोप में हैं, यहाँ पे तो हम बिहेव करते हैं, अपने कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन हमें क्या हो जाता है जैसे ही हम इस्लामाबाद, लाहौर या कराची एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो हम भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे किसी वो अस्तबल से हमें बस रिहाई मिली है और अब आप वहाँ के कानून कायदे की परवाह ना करें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब हम वहाँ जाएं तो हम भी किसी को शिकायत का मौका ना दें और उस मुल्क के कवानीन का भी एहतराम करें। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।